सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए पिछले 30 शिफ्ट पर आधारित टॉप 40 साइंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी ग्रुप डी का पेपर थर्ड फेज में है तो मेरे मित्र ये जो 40 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप सबों के लिए रामबाण साबित होंगे। इसीलिए क्योंकि ये 40 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पिछले 30 शिफ्ट में पूछे गए हैं और ये वैसे सवाल हैं जिसकी मेरे मित्र रिपीटेशन की संभावना पूरे पूरे रहती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आप सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखिएगा, इस सेशन के जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहेंगे कि आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी 9th और 10th की बुक को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अभी सुनहरा अवसर है। द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है और ये ऑफर 17 अगस्त 12 बजे रात्रि तक आप सबों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो आप में से कोई भी छात्र अगर एनसीईआरटी 9th एंड 10th की पूरी किताब को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो अभी केवल और केवल आप 249 में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर एनसीईआरटी के साथ रेलवे 2024 से लेकर के 26 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन एनालिसिस करें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के साथ, तो मेरे भाई आप मिशन सिलेक्शन बैच से जुड़ सकते हैं केवल और केवल 399 में। अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे मित्र 199 में इनरोलमेंट ले सकते हैं और ऑफर और बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल जो आपका पहला सवाल है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर क्रमशः 150 न्यूटन और 600 न्यूटन के दो अलग अलग बल अलग अलग समय पर लगाए जाते हैं तो उन बलों के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरणों का अनुपात A1:A2 क्या होगा। मेरे मित्र, क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु है मान लो और इस वस्तु पर पहले क्या लग रहा है सर 150 न्यूटन का बल, इसको आप F1 कह सकते हो। और फिर मेरे मित्र ये ध्यान देना कि ये जो वस्तु है इसका हम द्रव्यमान मान लेते हैं m। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर क्रमशः 150 न्यूटन और 600 न्यूटन के दो अलग अलग बल अलग अलग समय पर कार्य कर रहे हैं, मतलब वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा है, वस्तु का द्रव्यमान m ही है, लेकिन इस पे अलग अलग समय में क्या हो रहा है, एक बार में 150 न्यूटन का बल लग रहा है और दूसरा बार में आपका क्या लग रहा है सर 600 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पे बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, यहाँ पे भी बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, आप हमको A1/A2 का रेशियो क्या होगा ये बता दीजिए। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है। मेरे मित्रों बहुत ही सरल सा सवाल है। आप सभी क्या कहते हो कि सर जी हम सबों को मालूम है कि F=ma होता है, F=ma। अब दोनों जगह पे मास क्या है सर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर मास हमारा नियत है, मतलब वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो हम ये कहेंगे कि F जो है वो त्वरण के समानुपाती होगी। F क्या होगी, आप सभी कहेंगे सर त्वरण के समानुपाती। और मेरे मित्र जब F त्वरण के समानुपाती है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर A1/A2 इक्वल टू F1/F2 होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। जब त्वरण हमारा क्या है लगे हुए बल के समानुपाती है, चूंकि द्रव्यमान तो नियत है, तो A1/A2 इक्वल टू हम शौक से कह सकते हैं सर ये F1/F2 हो जाएगा। और मेरे मित्रों F1 कितना है आपका 150, F2 कितना होगा सर 600, और ये जीरो कैंसिल, 15 एकम 15, 15 चौका 60। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे 1:4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अगर किसी छात्र को ऐसे में थोड़ा दिक्कत हो तो मेरे मित्र आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि F=ma है तो हम यहां से ये तो कह ही सकते हैं कि सर A=F/m हो जाएगा। अब मेरे मित्र A1 आप कहेंगे 150/m, A2 आप कहेंगे 600/m, और आप सभी क्या कहेंगे कि जब A1 और A2 का अनुपात लेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा। आप देखो ना इसको, आप इसको सेकेंड मेथड से यहां पे कर सकते हो। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें मेरे मित्र, हम आपके केवल कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं कि भाई साहब A1 F1/m और A2 आप सभी कहेंगे F2/m, क्योंकि दोनों ही केस में वस्तु का द्रव्यमान नियत है। तो मेरे मित्रों F1 आपका 150/m और F2 आप सभी कहेंगे 600/m। अब A1/A2 का आपको अनुपात चाहिए तो 150/m
m इंटू m बटा आप सभी कहेंगे 600, m कैंसिल। सर ये आपका कितना आया? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा A1 और A2 का अनुपात आया है वो कितना है? A1 और A2 का अनुपात 1:4 है। तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे कर लेना। सवाल बहुत ही लॉलीपॉप सा था। इस सवाल को देखो क्या कह रहा कि 1000 वाट का एक विद्युत उपकरण 2 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि जब भी हम विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे और विद्युत ऊर्जा खपत होगा तो विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? आप सभी कहेंगे kWh यानी कि यूनिट में, kWh यानी कि यूनिट में। और मैंने आपको एक नहीं कई दफा ये बताया है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर पावर इंटू टाइम बटा 1000। अब मेरे भाई आपका पावर कितना है? सर 1000 वाट। तो ले लो ना, एनर्जी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1000 गुना टाइम कितना है? सर 2 घंटा बटा 1000, ये कैंसिल। आप सभी कहेंगे गुरुजी ये 2 किलोवाट हो जाएगा। और सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल है कि 1000 वाट का एक विद्युत उपकरण 2 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा? आप सभी कहेंगे 2 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल है। आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर दिया हुआ है और जो टाइम है वो 5 मिनट है। बस यहीं पे हमको ध्यान रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा राशि है वो किस में हो? सर एसआई यूनिट में हो। और यहाँ पे 5 मिनट है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 5 इंटू 60 होगा और ये कितना हो जाएगा? 300 सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है Q इक्वल टू वाट, क्या कहते हो? सर Q इक्वल टू IT होता है। और अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा धारा 0.5 है, टाइम 300 सेकेंड है, पॉइंट हटा दो, नीचे 10, ये 0 कैंसिल। और मेरे भाई आपका उत्तर क्या आएगा? आप सभी कहेंगे 150 कूलम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, आपके रेलवे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपका फॉर्मूला पे ढंग से कमांड होता है तो यकीन मानिए कि पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं होता है। बहरहाल अगला सवाल आपसे ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर टिक हो गया, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? मेरे मित्रों आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विरामावस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग 0, एक्सेलरेशन हमारा कितना है? आप सभी कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम हमारा कितना है? आप सभी कहेंगे 5 सेकंड। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो आप सभी ये कह सकते हो कि सर ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा हमारा S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ एक्सेलरेशन आपका कितना है? 2 और टाइम 5 सेकंड है, यहाँ पे T स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आप कहेंगे 25, ये 2 और 2 कैंसिल। S इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर 25 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई प्रकाशिक उपकरण दर्पण या लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, 3 गुना आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो उस उपकरण का आवर्धन कितना होगा? एक्चुअली मेरे मित्र जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या बताता है? आप सभी कहते हैं कि सर वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, इस बात की गवाही कौन देता है? आप सभी कहते हैं मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। अब याद रखना आप सभी कि मैग्निफिकेशन में जो पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन अगर धनात्मक है तो आप सभी कहेंगे जो हमारा इमेज होगा, जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, क्या होगा? काल्पनिक और साथ ही साथ सीधा। ठीक है, अगर हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है? धनात्मक, तो आप सभी क्या कहेंगे? इमेज हमारा काल्पनिक और सीधा होगा। दूसरी बात, अगर हमारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव है तो आप सभी ध्यान रखना कि जो इमेज होगा वो क्या होगा? मेरे भाई आप सभी याद रखेंगे वास्तविक होगा और साथ ही साथ उल्टा बनेगा। अब चूंकि आपके क्वेश्चन में हिंट ये दिया गया है कि कोई प्रकाशिक उपकरण किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, तो मेरे मित्र जैसे ही आवर्धित और सीधा है तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर मैग्निफिकेशन का वैल्यू
धनात्मक होगा, और चूंकि 3 गुना प्रतिबिंब बना रहा है तो आवर्धन ही 3 है, तो हम क्या कहेंगे सर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि यदि कोई प्रकाशिक उपकरण किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। उल्टा होता तब हम कहते सर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे सीधा मतलब आप सभी कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का वैल्यू आप सभी कहेंगे पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है और उसकी तरंगदैर्घ्य 0.5 मीटर है, तो उस तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि तरंग का जो वेग होता है वो तरंग की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपके क्वेश्चन में तरंग का चाल दिया हुआ है कितना, 250 मीटर प्रति सेकंड। तरंगदैर्घ्य आपको कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर। आपसे आवृत्ति पूछा जा रहा है। मेरे मित्रों, आप सभी क्या कहेंगे कि चूंकि v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा है, इसीलिए आप सभी यहां से आवृत्ति इक्वल टू v बटा लेमडा कह दो। सर आपका जो तरंग का चाल है वो 250 मीटर प्रति सेकंड है, लेमडा का वैल्यू 0.5, ये सर ऊपर जाएगा तो आप सभी कहेंगे पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो आएगा, और 500 पचे कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर 2500, यानी कि आवृत्ति आपका कितना हो गया, आप सभी कहेंगे 500 हर्ट्ज। सही उत्तर कौन लेके जाएगा बाबू भैया, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि यदि कोई विद्युत उपकरण 220 वोल्ट पर 1000 वाट की शक्ति का उपयोग करता है, तो उसे 110 वोल्ट की कम आपूर्ति पर चलाने पर उसकी पावर घटकर कितनी वाट रह जाएगी। मेरे मित्र ध्यान देना कि यहाँ पे 220 वोल्ट पर ये 1000 वाट खर्च कर रहा है, तो कह रहा है 110 वोल्ट पर इसकी आपूर्ति कितनी होगी। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि अगर हम लोग पावर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर भी होता है। हमारे क्वेश्चन में पावर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अगर हम फर्स्ट स्थिति की बात करें, मतलब पहला स्थिति की बात करें, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जो पावर का वैल्यू है वो 1000 है, ठीक है, और वोल्टेज हमारा 220 है, तो 220 गुना 220 क्या है कि वी स्क्वायर, आर हम यहां से निकाल लेते हैं फर्स्ट स्थिति से, ठीक है। अब देखो कि R इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे सर, 220 गुना 220 बटा 1000। मेरे मित्रों ये और ये कैंसिल होगा, ये इसको कैंसिल करेगा, और ये 484 बटा 10 हो जाएगा, तो R का वैल्यू आपका 48.4 ओम हो जाएगा। R का वैल्यू कितना होगा, 48.4 ओम। ध्यान देना कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रतिरोध बदल जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब 220 वोल्ट के साथ जुड़ा था तो 1000 वाट खर्च कर रहा था, अब 110 वाट अगर 110 वोल्ट के साथ जुड़ेगा तो ये कितना खर्च करेगा। तो मेरे मित्रों आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि ये प्रतिरोध तो हमारा सेम रहेगा 110 वाट के साथ भी, 110 वोल्ट के साथ भी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हो यहाँ पे फिर से सेकेंड सिचुएशन में बोले तो दूसरे स्थिति में क्या आप ये कहोगे कि सर हम लोग P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर से फिर से आगे बढ़ेंगे, और क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे हमसे पावर पूछा जा रहा है तो P हमारा क्या होगा, आप कहिएगा वोल्टेज तो यहाँ पे 110 रखना है, तो 110 का स्क्वायर, तो 110 गुना 110, आर आपने कितना निकाला सर 48.4, कितना 48.4। और मेरे मित्र जब आप इस दोनों को गुना करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा 250 वाट। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल मिले तो वहां पे देख लीजिएगा कि मेरे मित्र जो सवाल है उसमें फॉर्मूला कौन सा पुट हो रहा है, और उस फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू निकाल लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, जिससे उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। बहुत सरल सा सवाल है, बस ध्यान देना आप सभी कि यहाँ उत्तल लेंस की बात की जा रही है, और उत्तल लेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो मुख्य फोकस कहाँ होता है, आप सभी कहते हैं इधर, और आपतित प्रकाश की दिशा ये है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर, जो मुख्य फोकस होगा वो हमेशा आप कहेंगे पॉजिटिव होगा। तो मेरे मित्रों उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जा रही है, वस्तु दूरी आप कहेंगे ऋणात्मक होगा 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब सर लेंस के दूसरी और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा आप सभी कहेंगे 30 सेंटीमीटर। क्योंकि
वस्तु हमारा इधर रखाएगा और प्रतिबिंब हमारा इधर बनेगा, तो मेरे मित्र जो आपका वस्तु दूरी है वो ऋणात्मक है और प्रतिबिंब दूरी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई है, तो वो क्या होगा, आप कहेंगे धनात्मक। कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि f का वैल्यू क्या होगा। लेंस सूत्र आप सबों को मालूम है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पे 1/v हमारा 1/30 माइनस क्या होगा, आप कहेंगे 1/-20। मेरे मित्रों 1/f इक्वल टू 1/30 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। और ध्यान देना 1/f इक्वल टू 30 और 20 का एलसीएम 60 लेंगे, 30 दूना 60, 20 तिया 60, 5/60 और 5 एकम 5, 12 पंचे 60। F इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि सर एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिससे उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, आप कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यह पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोधक जिनके मान क्रमशः 4 ओम और 6 ओम है, एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का कुल समतुल प्रतिरोध कितना होगा। मेरे मित्र आपके पास दो प्रतिरोध हैं, R1 का वैल्यू 4 ओम, R2 का वैल्यू 6 ओम। आपसे पूछा जा रहा है समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध कितना होगा, Rp इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र जब दो प्रतिरोध आपके सामने रहे तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर दो प्रतिरोध के लिए R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होता है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे, आप कहोगे 4 प्लस 6, सॉरी 4 प्लस 6 कह रहे, 4 गुना 6 बटा 4 प्लस 6, ये 24/10। आरपी का वैल्यू कितना आएगा 2.4 ओम। मतलब आपसे जो सवाल पूछा गया कि दो प्रतिरोधक जिनके मान क्रमशः 4 ओम और 6 ओम है, एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आपने कहा 2.4 ओम। ऑप्शन है 4 ओम से कम, 4 ओम और 6 ओम के बीच, 6 ओम और 10 ओम के बीच, ठीक 10 ओम। मेरे मित्र जब श्रेणी क्रम में होता तब तो ठीक 10 ओम सही आंसर था, लेकिन समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़ते हैं उन सभी का जो समतुल प्रतिरोध होता है वो उसके एकल प्रतिरोध से भी कम होता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर सीधा सा उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 ओम से कम। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अपरिवर्तित रखा जाए और चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब भी हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब इस साइन को हम ठीक करते हैं तो g का वैल्यू लाते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटा करके और f इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर कहते हैं। मेरे भाई यहाँ पे आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, मतलब द्रव्यमान दोगुना होगा, आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। आपका द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी घटेगा। लेकिन अगर हम दूरी की बात करेंगे तो आप कहेंगे दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा और दूरी घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेरे मित्र आपसे सवाल ये है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अपरिवर्तित रखी जाए और चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दूरी को कांस्टेंट रखा गया है और द्रव्यमान दोगुना किया गया है तो आप सभी कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या हो जाएगा, दोगुना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन के कुल तुल्य प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। अब देखो अभी जस्ट हमने बताया कि समांतर क्रम में हम कितना ही प्रतिरोध को आपस में जोड़ दे, लेकिन जो समतुल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा सर, उसके जो एकल न्यूनतम प्रतिरोध होंगे उससे भी कम होगा। जो एकल न्यूनतम प्रतिरोध होंगे उससे भी क्या होगा, कम होगा। तो मेरे मित्र पहला ऑप्शन है कि कुल प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होगा, बिल्कुल नहीं। कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा, बिल्कुल सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब है कि कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के साधारण योग के बराबर होगा, कोई मतलब नहीं है इसका। कुल प्रतिरोध हमेशा शून्य होगा, शून्य तो होगा नहीं।
हमेशा ध्यान रखना, समांतर क्रम में जुड़े हुए जो सभी प्रतिरोध है उसका समतुल्य प्रतिरोध उसके न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, यदि किसी मशीन की शक्ति 10 वाट है तो इस कथन का सही अर्थ क्या है। मेरे मित्र 10 वाट को गोली मारो, अभी आप सिंपल ये बताओ कि 1 वाट का मतलब क्या हुआ, 1 वाट का मतलब क्या हुआ। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 वाट का मतलब हुआ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट का क्या मतलब हुआ, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम 10 वाट की बात करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर 10 वाट का मतलब हुआ 10 जूल पर सेकेंड, 10 जूल पर सेकेंड। मतलब आपसे सवाल यह है कि यदि किसी मशीन की शक्ति 10 वाट है, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो मशीन है सर वो पर सेकेंड 10 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। तो सवाल आपसे वही पूछा जा रहा है कि 10 वाट का सही अर्थ क्या है। प्रति सेकेंड में किया गया 10 जूल कार्य, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रति मिनट में किया गया 10 जूल कार्य, बिल्कुल गलत है। प्रति सेकेंड में किया गया 1 जूल कार्य, ये तो 1 वाट होगा। प्रति घंटा कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई पावर इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वर्क अपॉन टाइम होता है, या आप सभी कहते हैं गुरुजी एनर्जी अपॉन टाइम होता है। अब यहां पे हमें थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट तो हम लोग जूल ही लेते हैं, दोनों का एनर्जी हम लोग जूल ही लेते हैं। तो हम लोग 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड कह रहे हैं, तो 10 वाट का मतलब क्या हुआ, 10 जूल पर सेकेंड। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13, यदि 4000 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर एक नियत बल कार्य करता है जिससे उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का मान क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी इससे और कोई इजी सवाल तो हो ही नहीं सकता है। हमसे बल का मान पूछा जा रहा है जबकि वस्तु का द्रव्यमान 4000 केजी है, एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जो हमारा बल का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 8000 न्यूटन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि यदि कोई उपकरण आधा मिनट में 3000 जूल कार्य या ऊर्जा की खपत करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। आधा मिनट में क्या कर रहा है, 3000 जूल कार्य या ऊर्जा की खपत कर रहा है। तो मेरे मित्रों आप सभी ध्यान दो कि यहां पे आपका वर्क दिया हुआ है, चूंकि P इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी कहते हो चला, तो यहां पे 3000 आपका क्या है, कार्य या ऊर्जा की खपत कर रहा है, और शक्ति सेकंड कितना है, सॉरी टाइम कितना है, तो सर 0.5 मिनट, मतलब आधा मिनट। क्या है, आधा मिनट, जो कि कितना के बराबर होगा, आप सभी कहेंगे 30 सेकंड के बराबर होगा। ये इसको कैंसिल करेगा और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो पावर होगा वो 100 वाट हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आधा मिनट में 3000 जूल कार्य या ऊर्जा खपत कर रहा है तो उसकी शक्ति का मतलब क्या हुआ। आप सभी कहेंगे सर जब आधा मिनट में ये मतलब 3000 जूल खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सर ये मतलब जो इसकी पावर होगी वो कितनी होगी। आप कहेंगे 100 वाट का है तो 3000 बटा 30, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि यदि मशीन ए 2 घंटे में 600 जूल कार्य करती है और मशीन बी 3 घंटे में 1800 जूल कार्य करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेरे मित्रों आप सभी मशीन ए की चर्चा पहले कर लो। मशीन ए का जो पावर होगा, मशीन ए का जो पावर होगा वो क्या होगा। आप सभी कहेंगे 2 घंटा में 600 जूल कार्य कर रहा है तो P इक्वल टू 600 बटा 2 घंटा है, सेकेंड में लाएंगे तो आप सभी कहेंगे 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 2 घंटा में लो ना, ये 3600 हम कर दिए। ठीक है, ये डबल जीरो इस डबल जीरो को कैंसिल करेगा, 6 एकम 6 और 6 के 36। P1 आपका कितना आया सर 1/12। अब मशीन बी की बात कर लेते हैं, मशीन बी की बात कर लेते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जो हमारा P2 होगा ये 1800 है कार्य और 3 घंटा, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो यहाँ पे 3 इंटू 3600, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूना 36, ये कितना हो गया 1/6। मेरे मित्र P1 और P2 में आप कितना का अंतर देख रहे हो। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो P2 है, जो हमारा P2 है यानी कि जो मशीन B है उसकी शक्ति P1 से दोगुनी है। उसकी शक्ति क्या है, P1 से दोगुनी है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये आपने कैसे कह दिया। मेरे मित्र जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.083 के समथिंग आएगा,
0.083 के समथिंग आएगा। और ध्यान देना कि जब आप 1/6 को करेंगे तो ये 0.16 के समथिंग आएगा, ये 0.08 और इसका दोगुना 0.16। तो आप क्या कहिएगा कि सर मशीन बी की जो शक्ति है वो ए से दोगुनी है, इसीलिए हमारा सही उत्तर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बी की शक्ति ए से दोगुनी है। क्या कहिएगा, जो बी है मशीन उसकी पावर सर ए से दोगुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि एक कार का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा सवाल। आप कहोगे कि सर चूंकि a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी कह रहे हैं, अब 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर हो जा रहा है, 10 मीटर से 30 मीटर, तो 30 माइनस 10 बटा 5, ये कितना होगा, आप कहेंगे 20 बटा 5, 5 चौका 20, एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरे न्यूमेरिकल में आपको केवल फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसीलिए अगर आगे के फेज में एग्जाम है तो मेरे मित्र आप सभी जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है फिजिक्स के उसको जरूर ध्यान में रख करके चाहिए। अब देखिए इस सवाल को केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को पढ़ते हो तो वहां पे सीधे सीधे पढ़ने के लिए सवाल है कि प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट है। यदि ये क्रमशः 3:1 यानी कि 75% और 25% के अनुपात में उपस्थित हो तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। अब बहुत सारे छात्र इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे छात्रों को मुजवानी याद होगा, लेकिन मेरे मित्र माजरा क्या है, माजरा ये है कि सर जो क्लोरीन है इसके प्रकृति में 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान 35 यूनिट है वो मेरे मित्र 75% उसमें क्लोरीन की मौजूदगी होती है, और जिसमें 25% जो जिसका द्रव्यमान 37 यूनिट है उसमें सर 25% होती है। तो जब भी हम इसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि क्लोरीन 1735 और ये क्लोरीन आपका क्या है 1737। अब इस 1735 में सर 75% आपका क्लोरीन होता है, तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि दोनों के औसत परमाणु द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे, तो देखो ये 35 का 75 बटा 100 प्लस मेरे मित्र जो 37 है उसका 25 बटा 100, इस दोनों को आप सॉल्व करो, ये वैल्यू आपको 35.5 आएगा। तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे मित्र ये जो क्लोरीन के दोनों ही समस्थानिक हैं, क्लोरीन के दोनों ही समस्थानिक हैं, इसके परमाणु द्रव्यमान का जो औसत भार होता है वो कितना होता है 35.5। और जब भी हम क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान लेते हैं अपने व्यवहार में प्रैक्टिकल में तो हम लोग क्या लेते हैं सर 35.5 ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ना याद रहे तो ऐसे कर सकते हो, याद रहे तो सीधे आंसर पे टिक कर सकते हो, कोई बवाल नहीं होगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि अमोनिया के एक अणु में उपस्थित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात कितना होगा। मेरे मित्र ध्यान रखना, अमोनिया की बात की जा रही है तो फॉर्मूला NH3 होता है, और आप सबों को मालूम है निश्चित अनुपात के नियम से जो कि प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। क्या बताया प्राउस्ट ने कि सर किसी भी यौगिक में उसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो मेरे मित्रों आप सभी नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना लेते हो 14, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, 3 गो है, आप सभी कहेंगे ये 14:3 होगा, और सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है, यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। अब देखो कि क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भले ही लग रहा है, लेकिन मेरे भाई आप क्या देख रहे हो कि जो ऑप्शन है वो थ्योरी बेस्ड है। अब सवाल क्या है, सवाल है उत्तल दर्पण के सामने क्या कहा जा रहा है कि सर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। मेरे मित्र जब दर्पण हमारा उत्तल है तो आप सभी कहेंगे सर ये हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, साथ में सीधा होगा, और क्या होगा, तो सर उत्तल दर्पण की तो प्रकृति ही होती है, ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे मित्र वही तो आपसे पूछा जा रहा है
कि यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आभासी, सीधा और छोटा? आप सभी कहेंगे बिल्कुल सत्य सर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा है वास्तविक, उल्टा और छोटा, कोई मतलब नहीं है। आभासी, सीधा और बड़ा, कोई मतलब नहीं है। उत्तल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाएगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा सर? सीधा होगा। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कुछ एक सवाल ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर देखने को मिलेंगे लेकिन ऑप्शन सर थ्योरेटिकल बेस पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही टेकल करना है। अब यहाँ पे पूरा एकदम प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब का प्रकृति, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में आपका टाइम का बर्बादी करेगा। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। यदि एक विद्युत उपकरण 30 सेकंड की अवधि के लिए 85 वाट की शक्ति का उपयोग करता है तो इसके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा? बहुत ही सरल सा सवाल है कि सर हम P इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी कहते हैं, यानी कि वर्क डन बटा टाइम कहते हैं। तो W इक्वल टू हम PT तो कह ही सकते हैं। अब मेरे मित्र हमसे किया गया कुल कार्य पूछ रहा है जबकि पावर कितना है सर? 85 वाट और 30 सेकंड की अवधि के लिए। तो 85 गुना 30, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25। मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा? 2550 जूल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो। कह रहा है कि 1000 केजी द्रव्यमान की एक कार 25 मीटर पर सेकंड के निरंतर वेग से चल रही है। इस कार की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही लॉलीपॉप सा सवाल। आप कहोगे कि गुरुजी मास हमारा 1000 केजी है और वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। कैनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। हमको मालूम है कि के ई इक्वल टू क्या होता है? आप सभी कहते हो गुरुजी हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा के ई इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू एम कितना है आपका? 1000 और v², तब 25 का आप स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे 625। सबको गुना कर लेना, 3,12,500 जूल आपका उत्तर आएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस सब को काट खोट के गुना कर लेना मेरे मित्र, वैल्यू आपका उतना ही आने वाला है। इस सवाल को देखो। कह रहा है कि कार्य ऊर्जा थ्योरम के अनुसार यदि किसी गतिशील पिंड पर किया गया कुल नेट कार्य सर 0 है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, गतिज ऊर्जा नियत रहेगी, गतिज ऊर्जा लगातार घटती रहेगी। मेरे मित्रों आप सभी ध्यान देना, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ध्यान से समझना, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार हम लोग ये कहते हैं कि गुरुजी किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है वो उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर किसी वस्तु पर जो गतिशील पिंड पर किया गया कुल नेट कार्य क्या है? 0। तो जो कार्य है वो क्या हो गया है सर? 0। तो आप सभी कहेंगे वस्तु की गतिज ऊर्जा जैसे है वैसे ही रहेगी, क्योंकि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आप सभी ध्यान दो, वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? डेल के ई, जो कि क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को बता रहा है। तो मेरे भाई अगर हमारा किया गया कार्य ही 0 हो तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा यूं का यूं रहेगा, यानी कि गतिज ऊर्जा हमारा नियत रहेगा। तो गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी? बिल्कुल नहीं। गतिज ऊर्जा शून्य होगी? बिल्कुल नहीं। आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी गतिज ऊर्जा हमारा नियत रहेगी और परिवर्तित रहेगी, जैसे वो वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपका 1.5 है और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ना बनेगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी म्यू इक्वल टू CV बटा CM होता है। CV क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, CM माध्यम में प्रकाश की चाल। आप क्या कहोगे कि सर अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और सर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और हमसे माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा जा रहा है। ये 1.5 × CM इक्वल टू 3 × 10⁸ और आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी 3 × 10⁸ बटा 1.5, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो। सवाल कह रहा है कि एक विलियन में 25 ग्राम विलय और 175 ग्राम विलायक मौजूद हैं। इस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
कई बार सवाल इससे पूछे गए और कई बार रिपीट हुए हैं मेरे भाई ये सवाल। आप ध्यान देना कि जब भी हम किसी बिलियन के मास परसेंटेज की बात करते हैं, ये किसके बराबर होता है सर? मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब मेरे मित्रों 25 ग्राम विलय है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जो सॉल्यूट है वो हमारा 25 ग्राम है। लेकिन जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सर ये विलय प्लस विलायक का योग होता है, मतलब सर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उस दोनों का योग होगा। तो मेरे मित्र जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 25 प्लस 175 होगा, और ये कितना हो गया सर? 200 ग्राम। अब अगर हम मास परसेंटेज की बात करें, अब अगर हम मास प्रतिशत की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? आप सभी कहेंगे 25। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 200 गुना 100। ये आपका क्या होगा? आप कहेंगे 2 बार में कैंसिल, और ये हमारा 12.5%। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों को उनके घटक तत्वों के द्रव्यमान अनुपात के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, SO2 में क्या है सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, NH3 में आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो। आप कहेंगे ये H2 वाला तो हमारा याद है गुरुजी 1:8, NH3 इसी सेशन में हम देखे हैं 14:3। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, तब मेरे मित्रों कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आप कहते हो 12, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक का द्रव्यमान 32 होता है, और सॉरी एक का द्रव्यमान 16, 2 का 32। आप कहोगे कि सर ये 4 बार में कटेगा, 4 तिया 12 और 4 8 32, तो ये 3:8 हो गया भाई साहब। सल्फर का निकाल लेते हैं। सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान आप सभी कहते हो गुरुजी 32 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का आप सभी कहेंगे गुरुजी 2 परमाणु हैं SO2 में, तो 2 32 और 32 आप सभी कहेंगे 1:1। अब 3:8 आपका कहां पे है? R, 1:1 S, और 1:8 आप सभी कहेंगे P में है, और 14:3 आप सभी कहेंगे Q में। तो देख लीजिए, 1 के साथ R, 2 के साथ S, 3 के साथ P, 4 के साथ Q। मेरे मित्रों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना किसी लाग लपेटा के। चलेंगे इस सवाल की तरफ। कह रहा है कि किसी सरल मशीन में यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक किस स्थिति में होता है? जब आयास भुजा भार भुजा के बराबर हो, जब आयास भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक हो, जब भार भुजा की लंबाई आयास भुजा से अधिक हो, जब आयास का मान भार से अधिक हो। मेरे मित्रों आप सभी को मालूम है कि अगर हम सिंपल मशीन की बात करते हैं, सिंपल मशीन की, तो सिंपल मशीन में एक सबसे बेस्ट है आपका, जिसको आप बार बार पढ़ते हो, लीवर, उत्तोलक। तो आप सभी कहते हो कि गुरुजी ये जो लीवर का पॉइंट होता है इसको हम फलक्रम कहते हैं। मान लो ये यहां से लोड ऊपर की ओर उठा रहा है, तो आप सभी कहेंगे यहां से हम एफर्ट लगाएंगे। अब ध्यान देना, आप सबों को मैंने कई बार बताया है, ये एफर्ट से लेके फलक्रम तक का जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? एफर्ट आर्म, मतलब प्रयास भुजा। और फलक्रम से लेके लोड तक का जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर भार भुजा, यानी कि लोड आर्म। मेरे मित्र हम लोग अगर सिंपल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये लोड बटा एफर्ट होता है, लोड बटा एफर्ट होता है, या हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में L बटा E कहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि चूंकि उत्तोलक में हम लोग कहते हैं कि ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, और भार इंटू भार भुजा इक्वल टू आयास इंटू आयास भुजा के बराबर होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सिंपल मशीन में ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये आपका सर एफर्ट आर्म, यानी कि प्रयास भुजा बटा क्या होता है? भार भुजा भी होता है, प्रयास भुजा बटा भार भुजा भी होता है। अब सवाल ये आपसे पूछा है कि किसी सरल मशीन में यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक किस स्थिति में होगा? अब ध्यान से समझो कि सरल मशीन में यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक पूछा है, तो पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी सरल मशीन में यांत्रिक लाभ 1 कब होगा? तो आप सभी कहेंगे जब लोड और एफर्ट बराबर हो, लोड का भी वैल्यू समान, एफर्ट का भी वैल्यू समान।
मतलब मान लो कि सिंपल मशीन किसी लीवर के द्वारा 50 न्यूटन का बल उठाया जा रहा है और आप बल भी 50 न्यूटन ही लगा रहे हो, तो यांत्रिक लाभ 1। लेकिन अगर मेरे मित्र हम कहें कि जो हमारा लोड है वो एफर्ट से ज्यादा है, लोड एफर्ट से ज्यादा है, मतलब हमारे कम प्रयास में ज्यादा वजन ऊपर उठ रहा है, कम प्रयास में ज्यादा वजन उठ रहा है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से आप कहेंगे अधिक है। सेम इसी तरीके से अगर प्रयास भुजा और भार भुजा दोनों बराबर हो तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा। लेकिन अगर प्रयास भुजा क्या हो सर, भार भुजा से अधिक हो, मतलब प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक हो, तो आप सभी कहेंगे कि सर मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से अधिक होगा। मतलब हम यह कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा। कब? तो आप सभी कहेंगे सर जब जब प्रयास भुजा, जब प्रयास भुजा, ठीक है, भार भुजा से अधिक हो, प्रयास भुजा भार भुजा से अधिक हो, अधिक हो। तो आपसे सवाल वही पूछ रहा है कि किसी सरल मशीन में यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक किस स्थिति में होगा? जब आयास भुजा भार भुजा के बराबर होगा तो आप कहेंगे यांत्रिक लाभ 1 होगा। जब आयास भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक हो, नहीं, आयास भुजा की लंबाई भार, जब प्रयास भुजा भार भुजा से अधिक हो, हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब आयास भुजा की लंबाई यानी कि प्रयास, प्रयास को ही आयास भी बोलते हैं, आयास भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक होगी तो आप सभी कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कहा जा रहा है कि जब भार भुजा की लंबाई आयास भुजा से अधिक हो, मेरे मित्र ये बात बिल्कुल गलत है। जब आयास का मान भार से अधिक हो, बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे सर आयास भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक होगी, यहां पे मैंने लिखा है प्रयास भुजा भार भुजा से अधिक हो तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, आप कहेंगे 1 से ज्यादा, मैकेनिकल एडवांटेज आप कहेंगे 1 से अधिक होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है और उस पर +2 आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, सर परमाणु क्रमांक आप कहेंगे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो आप सभी कहेंगे परमाणु क्रमांक 20 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 ही होगी। और किसकी बात की जा रही है, आप कहेंगे कैल्शियम की बात की जा रही है। इस सवाल को देखिए कि वेग, त्वरण, विस्थापन और तय की गई दूरी में कौन सी भौतिक राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी वेग हो या फिर त्वरण हो या फिर विस्थापन हो, ये तीनों पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, त्वरण जीरो भी होगा। लेकिन मेरे मित्र आप सभी कभी भी तय की गई दूरी को जीरो नहीं कह सकते हो, तय की गई दूरी को कभी आप ऋणात्मक नहीं कह सकते हो, तय की गई दूरी हमेशा आप सभी कहेंगे पॉजिटिव होता है। तो सवाल आपसे वही पूछा जा रहा है कि वेग, त्वरण, विस्थापन और तय की गई दूरी में से कौन सी भौतिक राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? आप सभी कहेंगे तय की गई दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है यदि 500 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उसकी प्रारंभिक ऊंचाई की तुलना में दोगुनी ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही सरल सा सवाल। आप सभी कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U = mgh, जो कि स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के समानुपाती होती है, तो ऊंचाई दोगुना होगा, स्थितिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि किसी वस्तु को लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो एक वास्तविक छवि बनती है, तो छवि की दूरी और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्रमशः क्या होगा? बहुत ही सरल सा सवाल है। उत्तल लेंस की बात की जा रही है जिसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है सर 15 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वस्तु को लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, U = -25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा और साथ ही साथ जो आवर्धन का वैल्यू है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहोगे? गुरुजी हम सबों को मालूम है 1/f = 1/v - 1/u लेंस सूत्र से, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1/15 = 1/v माइनस, आप सभी कहेंगे ये हमारा
-25 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, अगर हम इधर ले आए तो आप सभी कहेंगे प्लस, फिर माइनस हो जाएगा मेरे मित्रों। 1/15 और फिर माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v। 15 और 25 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 5 तिया 15, 5 25, 75, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 15 5 75, 25 तिया 75, 2/75, 1/v, एकरा काटो 37.5, यानी कि v का वैल्यू कितना आया चला 37.5 मीटर। कितना 37.5 मीटर। अब आपसे आवर्धन का भी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो सर चूंकि m इक्वल टू हम लोग लेंस के लिए सीधे v/u लिखते हैं, तो m भी आपका 37.5 है, u सर -25, u कितना है -25, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -1.5 आएगा, 25 जो है 37.5 हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि v का वैल्यू 37.5 और m का वैल्यू -1.5, ये बात हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान देना कि हमारा C में भी v इक्वल टू -37.5 और m इक्वल टू +1.5 है, लेकिन ये गलत है। क्या है कि सर चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो वैल्यू आएगा उसमें प्रतिबिंब दूरी धनात्मक में 37.5 मीटर होगा, 37.5 मीटर, और आवर्धन का वैल्यू चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो आप सभी कहेंगे -1.5 होगा। देखिएगा इस सवाल को, कह रहा है यदि कोई पिंड 30 सेंटीमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब ध्यान देना, ऐसे सवाल में आप क्या करोगे, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने लगोगे, घंटा को सेकेंड में बदलने लगोगे, और ऑप्शन आपका सेंटीमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन हमारा सर जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार है, तो आप सभी कहेंगे सर औसत चाल एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। अब बता क्या कहेंगे सर, ये हमारा 1.5 घंटे में तय करता है, तो आवर है आपका है, तो ये 1.5 पॉइंट हटाओ, यहां से आप सभी क्या कहोगे कि सर ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर आवर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्रमशः सही आणविक द्रव्यमान क्या है। मेरे मित्र आप सभी कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना कहोगे, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, 2 है तो आप कहेंगे 32, 32 12 44 यूनिट, ठीक। H2O पूछ रहा है, एक से हल्का सवाल और कुछ होगा, आप सभी कहेंगे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान एक होता है, 2 है तो 2, ऑक्सीजन 16 तो 16 दूना, सॉरी 16 दूना नहीं होगा, 16 2 18, 44 और 18 यूनिट, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी m किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत ही सरल सा सवाल है, आप कहेंगे mgh, तो इसके दोनों ऑप्शन सेम है, तो एक कोई इधर उधर कर देंगे, टाइपिंग फॉल्ट है तो आप परेशान मत होना। गतिज ऊर्जा के लिए हाफ mv² कहोगे आप। देखो इस सवाल को कह रहा है कि यदि 2000 वाट के हीटर को 2 घंटे तक लगातार चलाया जाता है, इसके द्वारा खपत की गई कुल उष्मा ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा। बहुत ही सरल सा सवाल है, ठीक है। पहले तो आप ये निकाल लो कि टोटल एनर्जी आपका कितना खर्च हो रहा है, तो आप कहेंगे एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टी बटा 1000। मेरे मित्रों पावर 2000 वाट है, 2 घंटा चलाया जा रहा है, बटा 1000, आप कहेंगे ये कैंसिल, और ये जो हमारा एनर्जी है वो कितना आ गया 4 किलोवाट, ठीक है। कितना 4 किलोवाट। मेरे मित्र 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। इसीलिए आप सभी क्या कहेंगे कि सर 4 किलोवाट में 4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻, ये क्या होगा 6 जूल। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, ये 14.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। मेरे मित्रों अगर इस दशमलव को हम यहां ले आए, यानी कि इसको 1.44 कर दें, आप कहेंगे पावर 1 बढ़ा दीजिए 10⁻7 जूल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो इस सवाल को देखो, कह रहा है कि समान वृत्तीय गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। याद रखना कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तब उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं सर, एक समान वृत्तीय गति। और मेरे मित्र याद रखना, एक समान वृत्तीय गति में पिंड का जो चाल होता है वो पूरे रास्ता में नियत होता है, लेकिन
सर पिंड की वेग की दिशा हर एक बिंदु पर बदल जाती है। तो एक समान वृत्तीय गति में पिंड का चाल नियत होता है, लेकिन वेग की दिशा आप कहेंगे सर हर एक बिंदु पर बदलते रहती है, इसलिए वेग परिवर्तित होते रहता है। तो सवाल आपसे वही पूछा जा रहा है कि समान वृत्तीय गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? चाल और वेग दोनों स्थिर रहते हैं? बिल्कुल नहीं। चाल बदलती है लेकिन वेग स्थिर रहता है? बिल्कुल नहीं। चाल स्थिर रहती है लेकिन वेग लगातार बदलते रहता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि सर एक समान वृत्तीय गति में पिंड का चाल तो स्थिर रहता है, लेकिन वेग की दिशा हर एक बिंदु पर बदलते रहती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का जो चाल है वो कांस्टेंट होगा, वेग हर एक बिंदु पर, या आप कह सकते हो वेग बदलते रहेगा, वेग परिवर्तित होगा। इस सवाल कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि म्यू इक्वल टू cv/cm होता है। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ है, और जो माध्यम में प्रकाश की चाल है वो क्या है? 2 × 10⁸। ये 10⁸ कैंसिल, और आप क्या कहेंगे कि सर ये हमारा 1.5 दूना 3 हो जाएगा, और जो अपवर्तनांक का वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, जब भी आपके क्वेश्चन में क्या हो, सर फोकस दूरी दिया हुआ रहे, ठीक है, और साथ ही साथ सर वस्तु दूरी दिया हुआ रहे, कितना दिया हुआ है? -18 सेंटीमीटर, और आपसे आवर्धन पूछा जाए, तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना आवर्धन इक्वल टू एफ बटा क्या होगा? सर एफ प्लस यू। ध्यान देंगे कि जब भी हमारे क्वेश्चन में लेंस की फोकस दूरी और वस्तु दूरी दी हुई रहे तो जो हमारा आवर्धन का वैल्यू होगा वो एफ बटा एफ प्लस यू हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आप इसके सहारे निकाल सकते हो। ये 12 बटा 12 और मेरे मित्र प्लस आप सभी कहेंगे ये हमारा u -18 है, तो m का वैल्यू 12 बटा 12 -18, आप सभी कहेंगे सर ये 6 होगा, 6 दूना 12, आप सभी क्या कहेंगे कि आवर्धन का वैल्यू -2 आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ध्यान में रखना, जब भी ऐसा सवाल मिले सर इसको इसी तरीके से रेलना है आपको। इस सवाल को देखो कि किसी विलियन के 80% पानी में 20% साधारण नमक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका विलय है, सॉरी किसी विलियन के 80% नहीं होगा, चला 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम साधारण नमक मिलाया जाता है। विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता कितनी होगी? मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही सीधा सीधा सवाल है, बिना पेन पेपर के आप इसको लगा सकते हो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ करके जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है कि एक प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य सर 600 नैनोमीटर है और उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? देखो सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन हमारे मित्र कहां फंसेंगे? इसके कैलकुलेशन में फंसना नहीं है। प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है? सर 600 नैनोमीटर। मेरे मित्र याद रखना कि 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर। तो ये जो 600 नैनोमीटर है, तो आप सभी कहेंगे सर ये 600 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻⁹। अच्छा, क्या हम इसको 6 × 10⁻² × 10⁻�9 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये जो 10⁻² लिखे हैं तो सर गुना में है, बेस समान है, तो पावर आप सभी कहेंगे जुटेगा। तो 2 + -9, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ई हो जाएगा 6 × 10⁻⁷। 6 × 10⁻⁷। तो तरंगदैर्घ्य आपका कितना आ गया फाइनली? मीटर में 6 × 10⁻⁷ मीटर। अब मेरे मित्र चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपसे पूछ रहा है आवृत्ति क्या होगी? क्या कहोगे? सर चूंकि v = न्यू × लैम्डा होता है और न्यू = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे v बटा लैम्डा। v आपका कितना है? सर 3 × 10⁸, और ये जो आपका तरंगदैर्घ्य है वो 6 × 10⁻⁷ है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे कि भाई साहब 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया 1/2। ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 0.5 × 10⁻15 हो जाएगा।
है कि 10⁸ ऊपर है, -7 ऊपर जाएगा तब प्लस में आप कहेंगे पावर जुड़ जाएगा। चला एक साइंटिफिक रूप में हम 5 × 10⁻14 भी लिख सकते हैं हर्ज के रूप में। सही उत्तर सर कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो मेरे भाई ये जो 40 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे ये आपके अभी तक के 300 शिफ्ट जो हुए हैं उसमें से आए हुए आप कह सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन थे। कई सवाल ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं या कई सवाल ऐसे हैं जो उसी बेस पे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आपको पूछा गया है। तो अगर आपने इस 40 सवाल को सर बेहतर ढंग से देखा है तो आपको पता पड़ गया होगा कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस तरह के न्यूमेरिकल सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके लिए आपको क्या पढ़ के जाना है। आप कहेंगे सर कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है, बाकी सवाल का तो धज्जी हम ऐसे ही उड़ा देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपका एक बेहतर रिवीजन हो पाया होगा और साथ ही साथ उम्मीद ये भी करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ चीजें सीख पाए होंगे, काफी कुछ चीजें आप सभी रिकॉल कर पाए होंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।